CH-78 राघव की अजीब शर्त। ईदिका पुलिस स्टेशन में समीर और उसकी मां के खिलाफ गवाही देने के लिए आई हुई थी। उसने सारी बातें पुलिस वाले को बता दी थी। जब ईदिका वहां से जाने को हुई तब पुलिस वाले ने उसे सम्मान देने की बात कही। वो सबके सामने ईदिका के इस कारनामे की घोषणा करना चाहता था। जैसे ही ईदिका ने पुलिस वाले के मुंह से सबके सामने घोषणा देने की बात सुनी, वो जल्दी से बोली, अरे नहीं सर, इस तरह के अनाउंसमेंट की कोई जरूरत नहीं है। इंस्पेक्टर ने तुरंत कहा, बिल्कुल है। आजकल की यंग जनरेशन को आप लोगों से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। आप भी इतनी यंग हैं, सच कहूं तो आपकी जगह कोई और होता तो उन सब चीजों को शूट करके सोशल मीडिया पर डालकर फेमस होने का सोचता, पर आपने उसकी हेल्प की। आज की जनरेशन को आपसे प्रेरणा लेनी चाहिए। इंस्पेक्टर के समझाने पर ईदिका ने हाँ में सिर हिलाकर कहा, ठीक है। आप ऐसा कीजिए कि अपने कॉन्टैक्ट नंबर और नाम वहां उस फॉर्म में लिख दीजिए। जब भी जरूरत पड़ेगी मैं आपको बुला लूंगा। प्लीज थोड़ा टाइम निकालिएगा मिस सिंघानिया, इंस्पेक्टर ने कहा और ईदिका के हाथ में एक फॉर्म पकड़ा दिया। ईदिका अपनी डिटेल्स भरने लगी। जब ईदिका और इंस्पेक्टर बात कर रहे थे तब कांस्टेबल ने आवाज लगाकर कहा, सर, ये लोग भी कियारा मित्तल के केस से जुड़े हुए हैं और इनकी गवाही भी जरूरी है। आप प्लीज स्टेटमेंट लेने के लिए इन्हें भी अंदर बुला लीजिए। कांस्टेबल ने जब इंस्पेक्टर की तरफ देखकर आवाज लगाई तो आयशा और राघव का ध्यान उस ओर चला गया। ईदिका को देखकर राघव के चेहरे पर हल्के हैरानी के भाव थे। वो लड़की जो उसे जानी पहचानी लग रही थी, वो भी उस दिन मौजूद थी। ये जानकर वो चौंक गया था। ईदिका ने एक नज़र उनकी तरफ डाली। वो उनसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं थी। आयशा तो उसे वैसे भी अच्छी नहीं लगती थी, ऊपर से राघव भी नक्श को ही सपोर्ट कर रहा था। ये सोचकर ईदिका ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। हाँ ठीक है, मैं थोड़ी देर में बुला लूंगा, इंस्पेक्टर ने उन्हें इंतजार करने को कहा। जब राघव और आयशा खड़े थे तब उत्सुकतावश राघव ने आयशा से पूछा, क्या ये लड़की भी उस दिन मौजूद थी जब कियारा के साथ वो सब हुआ था? नक्श वहीं पर था। उसने आयशा की तरफ देखा। उसके दिल में अचानक थोड़ा सा डर पैदा हुआ, ये सोचकर कि अगर ईदिका ने भी उस दिन कियारा को बचाने में मदद की थी तो फिर वो आकर्ष से कैसे जीतेगा। आयशा ने गुस्से से ईदिका की तरफ देखा और फिर जवाब में बोली, हाँ, ये मेरी बहन है और उस दिन वहीं पर मौजूद थी। एक्चुअली कियारा ने पहले ईदिका से ही हेल्प मांगी थी, लेकिन ईदिका ने बहुत ही बेरहमी से ये कहकर टाल दिया था कि अगर उसने अपनी मर्जी से शादी की है तो उसे सजा भी भुगतनी होगी। आप चाहे तो नक्श से पूछ सकते हैं, वो ऐसी ही है, उसे दूसरों से कोई मतलब नहीं रहता है। नक्श ने भी आयशा की बात पर सहमति जताते हुए कहा, हाँ, आयशा बिल्कुल ठीक कह रही है। ईदिका ऐसी ही है, उसे बस खुद से मतलब है। आयशा ने आगे कहा, उसने तो मुझे भी कॉल करने से रोका था। उसने कहा था कि जो लोग अपनी फैमिली को छोड़कर प्यार को चुनते हैं उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। पर मैं अलग हूँ, मुझसे दूसरों का दुख देखा ही नहीं जाता है। बोलते हुए आयशा ने राघव के चेहरे की तरफ देखा जो सर्द होने लगा था। उसने राघव को समझाते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए। कियारा उस वक्त अपने होश में नहीं थी तो उसने ईदिका की बातों को दिल से नहीं लगाया होगा। राघव को आयशा की बातों का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इस वक्त उसका चेहरा सर्द होते जा रहा था। उसे बार बार कियारा की बातें याद आ रही थी। जब कियारा होश में आई तो उसके मुंह से यही निकला था कि शायद मुझ जैसे बेवकूफ लोगों को जीने का कोई हक नहीं, जिन्होंने अपनी फैमिली को छोड़कर प्यार को चुना हो। राघव ने अपनी मुट्ठियां कसकर बंद कर ली थी। वो अपने मन में बोला, मुझे लगा कियारा वो सब इस वजह से बोल रही है क्योंकि समीर ने उसे हर्ट किया था, लेकिन वो इस वजह से हर्ट थी
क्योंकि इस लड़की ने उसकी बेइज्जती की थी और उसे ये सब बातें सुनाई थी। आयशा की बातें सुनकर अचानक नक्श के सीने में दर्द सा उठा। वो अपने मन में बोला, ईदिका के लिए प्यार टाइम वेस्ट है क्या? इसीलिए वो यूनिवर्सिटी में मुझे इग्नोर करती रहती थी। मैंने उसके लिए इतना सब कुछ किया, लेकिन कभी उसने मेरी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट नहीं की। तुम इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती हो ईदिका? अचानक नक्श की सांसें तेज हो गई थी। उसने आयशा से कहा, मैं बाहर तुम्हारा वेट करता हूँ। मुझे थोड़ा सफोकेशन फील हो रहा है। तुम ऐसा करो कि तुम अपना स्टेटमेंट देने के बाद आ जाना। नक्श ने आयशा के जवाब का इंतजार भी नहीं किया और जल्दी से बाहर चला गया। उसके लिए ईदिका को देख पाना बर्दाश्त के बाहर हो रहा था। नक्श के जाते ही आयशा ने तुरंत राघव से कहा, अच्छा मिस्टर मित्तल, आप दिल्ली जाने के बारे में कब का सोच रही हैं? आपकी बहन ठीक हो गई क्या? मैंने सुना है दिल्ली के हॉस्पिटल गोवा के हॉस्पिटल से ज्यादा अच्छे हैं। वहां कियारा को अच्छा ट्रीटमेंट मिल सकता है। राघव, जो अब तक ईदिका को घूर रहा था, उसने तुरंत अपनी नजरें दूसरी तरफ कर ली। वो जवाब में बोला, हाँ, बस कल कॉन्ट्रैक्ट पर साइन हो जाएंगे और फिर परसों डॉक्टर से बात करके मैं कियारा को लेकर दिल्ली चला जाऊंगा। राघव नहीं चाहता था कि कियारा वहां रुककर एक बार भी मिस सिंघानिया यानी आयशा से मिले, इसलिए वो जल्द से जल्द उसे वहां से ले जाना चाहता था। वही आयशा ने भी राहत की सांस ली। उसे डर था कि अगर राघव मित्तल ज्यादा दिनों तक गोवा में रहा तो उसके सामने ईदिका की सच्चाई आ ही जाएगी। ऐसे में राघव का वहां से जल्द चले जाना ही ठीक था। जल्द ही उन्हें गवाही देने के लिए अंदर बुला लिया गया था। वही ईदिका भी बाहर निकल गई थी। वो बाहर खड़ी होकर अपनी कार के आने का इंतजार कर रही थी। ईदिका वहां खड़ी थी, तभी उसके कानों में नक्श की आवाज सुनाई दी। नक्श उसके पास आते हुए बोला, ईदिका, मुझे नहीं पता था कि तुम ही डॉक्टर मर्चेंट हो। अच्छी बात है कि तुमने अपनी लाइफ में इतना प्रोग्रेस किया, लेकिन तुम जो कंपनी खड़ी करने की सोच रही हो वो एक अच्छे फाइनेंशियल स्टेटस के बिना नहीं हो पाएगी। बिना पैसों के तुम अपनी कंपनी को 1 साल तक भी नहीं चला पाओगी। ईदिका ने उसकी तरफ बोरियत भरे लहजे में देखा और फिर कोई जवाब नहीं दिया। ईदिका का इस तरह इग्नोर करना नक्श से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसे अंदर ही अंदर घुटन महसूस हो रही थी। यूनिवर्सिटी में ईदिका सबको ऐसे ही इग्नोर करती थी, लेकिन उसने नक्श के साथ अपना बर्ताव अच्छा रखा क्योंकि वो उसे अपना दोस्त समझती थी। लेकिन आज ईदिका सबकी तरह उसे भी इग्नोर कर रही थी। आखिर में हार मानकर नक्श ने कहा, तुम अपनी जिद के चक्कर में एक बहुत बड़ा मौका गंवा रही हो। कौन सा मौका? ईदिका ने हैरानी से पूछा। नक्श ने उसे देखकर सिर हिला दिया था। ईदिका ने उसे आगे कुछ नहीं पूछा क्योंकि उसकी गाड़ी आ गई थी। वैसे भी नक्श की बातें उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं होती थी। ईदिका वहां नक्श से दूर जा रही थी तो उसे ऐसे लग रहा था कि वो उसे हमेशा के लिए खुद से दूर भेज रहा है। ईदिका के जाते ही नक्श ने खुद से कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम ही डॉक्टर मर्चेंट हो। तुम कितनी भी सक्सेस हासिल कर लो ईदिका सिंघानिया, लेकिन मैं एक नाजायज लड़की से कभी शादी नहीं करूंगा। नक्श ईदिका को नाजायज औलाद बोलकर खुद को मन ही मन तसल्ली दे रहा था। हालांकि ईदिका के दूर जाने का गम उसे कितना था, इस बात को वो अच्छे से समझता था। वही आयशा और राघव भी बयान देकर बाहर आ गए थे। उन्हें देखते ही नक्श उनके पास गया। जाने से पहले राघव ने हल्के तरीके से कहा, मिस सिंघानिया, मिस्टर राजवंश, मेरी वजह से आप दोनों की डेट खराब हुई। उसके लिए आई एम रियली सॉरी। ऐसा कुछ नहीं है मिस्टर मित्तल, मैं आपके काम आई। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। वैसे आप कहाँ जा रहे हैं मिस्टर मित्तल? आयशा ने हल्का हंसते हुए कहा। राघव ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, बस मिस्टर राजवंश के साथ मीटिंग है।
आज ऑफिशियली कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन हो जाएंगे और फिर दोनों कंपनी साथ मिलकर प्रोजेक्ट पर काम करेगी। उसकी बात सुनकर नक्श ने मौके का फायदा उठाते हुए कहा, मुझे अफसोस है कि मेरी वहाँ कोई बड़ी पोजीशन नहीं है, वरना मैं भी आज आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते वक्त मीटिंग में मौजूद रहता। उसकी बात सुनकर राघव का चेहरा सख्त हो गया था। आकर्ष को कहने के बावजूद भी उसने नक्श को प्रमोट नहीं किया था, तो वही आयशा ने जल्दी से कहा, क्या कहा तुमने? अभी तक तुम्हारा प्रमोशन नहीं हुआ है क्या? मेरी तो मिस्टर मित्तल से इस बारे में बात हुई थी। फिर तुम्हारा प्रमोशन कैसे नहीं हुआ? क्या उन्होंने आकर्ष चाचू से इस बारे में बात नहीं की थी? राघव उनके सामने ही था। इस वजह से वो बातों की बातों में उसे अच्छी तरह से ब्लैकमेल कर रहे थे। नक्श ने हताश स्वर में जवाब देते हुए कहा, चाचू ने कहा है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद ही वो मुझे प्रमोट करेंगे। वो बहुत बिजी रहते हैं, तो मुझे डर है कि कहीं वो भूल ना जाए। ऐसे कैसे भूल जाएंगे? आयशा ने सिर हिलाकर कहा। फिर वो राघव से बोली, अच्छा मिस्टर मित्तल, आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए जा ही रहे हैं, तो प्लीज आकर्ष चाचू को इस बारे में याद दिला देना कि उन्हें नक्श को प्रमोट करना है, तभी ये कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा। बिजनेस करते हुए राघव को ऐसे लोग पहले भी मिले थे जो मौके का फायदा उठाने से नहीं चूकते थे, लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि आयशा और नक्श उसका इस तरह से फायदा उठाएंगे। उसे कहीं ना कहीं कियारा पर भी गुस्सा आ रहा था कि वो जिसे अपनी लाइफ सेवियर या अपनी दोस्त समझने लगी थी, वो किस तरह उसकी जान बचाने के चक्कर में राघव का फायदा उठा रही थी। ठीक है, मैं याद दिला दूंगा, राघव ने बहुत ही रूखे तरीके से जवाब दिया। उन दोनों से बात होने के बाद राघव तुरंत राजवंश एम्पायर जाने के लिए निकल गया। इतने बड़े प्रोजेक्ट पर कॉन्ट्रैक्ट साइन होना कोई मामूली बात नहीं थी। वहां राजवंश ग्रुप और मित्तल ग्रुप के इम्पोर्टेंट लोग बैठे हुए थे और वो किसी बड़ी बिजनेस सेरेमनी की तरह था। एक बड़ी सी टेबल के आमने सामने आकर्ष और राघव बैठे हुए थे, जबकि उनके आसपास उनकी कंपनी में काम करने वाले इम्पोर्टेंट पोजीशन के लोग थे। इतने लोगों के बीच ये कॉन्ट्रैक्ट साइन होना था। आकर्ष ने पहले जरूरी फॉर्मेलिटी पूरी की। जब वो पेपर साइन करने लगा तो उसने देखा कि वहां पर राघव के साइन नहीं किए हुए थे। ये देखकर उसके चेहरे के भाव सख्त हो गए थे। आकर्ष ने सर्द निगाहों से राघव की तरफ देखकर कहा, मिस्टर मित्तल, क्या आपको इस कॉन्ट्रैक्ट पर कोई शक है क्या? राघव ने गहरी सांस ली और कहा, नहीं, कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल ठीक है मिस्टर राजवंश। लेकिन अगर आपको याद हो तो मैंने पहले ही ये शर्त रखी थी कि जब तक मिस्टर नक्श राजवंश को इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा, तब तक मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करूंगा। इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होने वाले सभी लोग इस मीटिंग में मौजूद हैं, लेकिन मुझे मिस्टर नक्श राजवंश दिखाई नहीं दे रहे हैं। आकर्ष को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने खुद को काबू में किया और राघव की आंखों में देखते हुए कहा, आपको नहीं लगता मिस्टर मित्तल, आप राजवंश एम्पायर के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर कर रहे हैं? आप ये तय नहीं कर सकते कि हमारी कंपनी में कौन से प्रोजेक्ट पर कौन काम करेगा? ऐसा कुछ नहीं है, राघव ने नरमी से जवाब दिया, मुझे बस मिस्टर नक्श राजवंश काफी टैलेंटेड लगे। ये प्रोजेक्ट हमारी कंपनी के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसमें टैलेंटेड लोग इन्वॉल्व हो। मैं यहाँ पर दबाव नहीं डाल रहा हूँ, बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मिस्टर नक्श राजवंश को भी इसमें इन्वॉल्व कर लीजिए। हालांकि राघव को इस बात से फर्क नहीं पड़ता था कि राजवंश एम्पायर के कौन से लोग इस प्रोजेक्ट पर काम करते हैं, लेकिन आयशा के प्रेशराइज करने पर राघव को सबके सामने वो सब कहना पड़ रहा था। बातों ही बातों में राघव ने सबको इस बात का एहसास कर दिया था कि जब तक उसकी बात नहीं मानी जाएगी, वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन नहीं करेगा। अचानक ही वहां का माहौल एकदम गर्म हो गया था। सबसे ज्यादा गुस्सा तो पृथ्वी को आ रहा था। नक्श ने ऐसा कुछ नहीं किया था। उसने तो अपनी एजुकेशन भी थोड़े टाइम पहले ही पूरी की थी।
फिर भी उसे इतनी बड़ी पोजीशन क्या सोचकर दी जा रही थी। आकर्ष सख्त निगाहों से राघव को घूर रहा था। राघव ने बेपरवाही से कंधे उचकाकर कहा ना मिस्टर राजवंश, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। हर किसी को आकर्ष के फैसले का इंतजार था। उन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक राघव मित्तल को क्या हो गया था, जो वो सब कुछ फाइनल हो जाने के बाद एक अजीब शर्त रख रहा था। हालांकि आकर्ष के लिए किसी को भी प्रमोट करना बहुत छोटी सी बात थी, लेकिन इस तरह एक बड़े कॉन्ट्रैक्ट को बीच में अटका कर रखना राघव की इमेज को खराब कर रहा था। प्रोजेक्ट बहुत जरूरी था और सबको यही लग रहा था कि आकर्ष को मजबूरी में ही सही, लेकिन हाँ कहनी पड़ेगी। आकर्ष ने अपनी भौहें उठाकर तेज आवाज में कहा, अगर मैं आपकी छोटी सी रिक्वेस्ट नहीं मानूंगा तो क्या मिस्टर राघव मित्तल ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे? आकर्ष के कहते ही सब एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखने लगे। सबको लगा कि आकर्ष मान जाएगा, क्योंकि उसके ना कहने पर तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का सारा बोझ उस पर आएगा। आकर्ष ने पूरे मामले को बदलकर राघव पर डाल दिया था। राजवंश एम्पायर और मित्तल एम्पायर के सीनियर एम्प्लॉयज अपने अपने बॉस को समझने लगे। कोई आकर्ष को गलत समझ रहा था तो कोई राघव को। ये प्रोजेक्ट दोनों ही कंपनी के लिए कितना जरूरी था वो अच्छे से जानते थे। ऐसे में उन दोनों की जिद सब बर्बाद कर रही थी। अब ये देखना बाकी था कि कौन पहले हार मानने वाला था। CH-79 आकर्ष ने पकड़ा आयशा का झूठ। राजवंश एम्पायर और मित्तल एम्पायर के बीच जो डील साइन हो रही थी उसका कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा था। प्रोजेक्ट में शामिल होने वाले सभी लोग मीटिंग में बैठे हुए थे। आकर्ष जब कॉन्ट्रैक्ट साइन करने लगा तो उसने देखा कि कॉन्ट्रैक्ट पर अब तक राघव के साइन नहीं हुए थे। आकर्ष के पूछने पर राघव ने कहा कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को तभी साइन करेगा जब नक्श को इस प्रोजेक्ट में एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन दी जाएगी। राघव ये सब आयशा का एहसान चुकाने के लिए कर रहा था। राघव को लगा कि आकर्ष उसकी शर्त मानकर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देगा, क्योंकि ये प्रोजेक्ट दोनों ही कंपनी के लिए इम्पॉर्टेंट था। लेकिन आकर्ष भी अपनी जिद का पक्का था, उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया। वहां एक चुप्पी छाई हुई थी। ऐसा लग रहा था जो पहले बोलेगा वही इस जंग में हार जाएगा। एक लंबी चुप्पी के बाद राघव को लगा कि आकर्ष हार नहीं मानेगा। तब उसने कहा, आप मुझे गलत समझ रहे हैं मिस्टर राजवंश। मैंने पहले ही कहा था कि ये मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है और सजेशन भी कि मिस्टर नक्श राजवंश को इस प्रोजेक्ट में शामिल किया जाए। राघव के कहते ही आकर्ष ने थोड़ा नरमी से कहा, ठीक है, पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। अगर मुझे लगा कि फ्यूचर में नक्श इस प्रोजेक्ट के लिए हेल्पफुल रहेगा तो मैं उसे जरूर इन्वॉल्व करूंगा। आकर्ष ने अपनी तरफ से एक प्रॉमिस किया था, लेकिन ये तभी पूरा होगा जब नक्श खुद को साबित करेगा। दोनों पक्षों ने उनकी बात पर सहमति जताई। पूरी बात फाइनल हो जाने के बाद आकर्ष और राघव ने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिए थे। राघव खड़ा हुआ, उसने आकर्ष से हाथ मिलाते हुए कहा, मिस्टर राजवंश, आपके साथ काम करके अच्छा लग रहा है। उम्मीद है कि हम फ्यूचर में फिर से कोलैब करेंगे। आकर्ष ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसका ये रवैया यही जता रहा था कि थोड़ी देर पहले राघव ने जो शर्त रखी थी वो उससे अब तक नाराज था। राघव को आकर्ष से अकेले में बात करनी थी, इसलिए उसने सबको वहां से भेज दिया था। अब मीटिंग रूम में सिर्फ आकर्ष और राघव ही बचे थे। आकर्ष भी वहां से जाने के लिए निकल रहा था, तभी राघव ने पीछे से तेज आवाज में कहा, देखो, तुम मुझे गलत मत समझो। अगर तुम्हें ये लग रहा है कि मैं मासी का बदला तुमसे निकाल रहा हूँ तो तुम बिल्कुल गलत हो। मैं पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स नहीं करता हूँ। आयशा सिंघानिया ने मेरे ऊपर एक छोटा सा एहसान किया है और बदले में वो नक्श का प्रमोशन चाहती है, तो मैं इसलिए ये सब कर रहा हूँ। आकर्ष ने पलटकर उसकी तरफ देखा और फिर सख्ती से बोला, मैं तुमसे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मांगी है और ना ही तुम्हें सफाई देने की जरूरत है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या और क्यों करते हो।
आकर्ष का इतना रूखा बर्ताव देखकर राघव को गुस्सा आने लगा। वो चिढ़कर बोला, तुम्हें नहीं जानना होगा, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ। कुछ दिनों पहले मेरी बहन कियारा मित्तल की हालत हॉस्पिटल में बहुत खराब थी। वो मरने वाली थी। ऐसे में कोई उसकी हेल्प नहीं कर रहा था। तब आयशा सिंघानिया आगे आई और उसने मेरी बहन की जान बचाई। मैं बस उसके एहसान का बदला उतार रहा हूँ। राघव और आकर्ष के बीच कोई गलतफहमी ना आए, इसलिए राघव ने उसे सब बता दिया। आकर्ष ने उसकी तरफ आंखें छोटी करके देखा, लेकिन वो एक शब्द भी नहीं बोला। आकर्ष चुपचाप कमरे से बाहर आ गया। पृथ्वी बाहर उसका इंतजार कर रहा था। आकर्ष के निकलते ही वो उसके पीछे चलते हुए बोला, सर, दोनों कंपनीज कॉन्ट्रैक्ट साइन होने की खुशी में जो पार्टी ऑर्गेनाइज कर रही है, उसकी तैयारियां हो गई है। राघव मित्तल के मॉम डैड भी यहाँ आए हुए हैं, तो निश्चित रूप से वो भी इससे पार्टी में शामिल होंगे। ठीक है, आकर्ष ने जवाब में इतना ही कहा। आकर्ष को उनके परिवार के बारे में जानने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, खासकर नैना मित्तल के बारे में, जो उसकी मासी लगती थी। पृथ्वी आकर्ष के पीछे पीछे चल रहा था। वो बोला, पार्टी हमें भी अटेंड करने होगी। अकेले जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं ऑफिस में किसी से बात करूं, या फिर हम मिस सिंघानिया को भी अपने साथ लेकर जा सकते हैं। वहां ज्यादातर कपल ही आने वाले हैं। ऊपर से सबको पता है कि आप मैरिड हो। मिस सिंघानिया को गेट टुगेदर अटेंड करना पसंद नहीं है, तो तुम उसके बारे में भूल जाओ, आकर्ष ने सख्ती से जवाब दिया। आकर्ष ने किसी और को साथ ले जाने के बारे में नहीं कहा था। इसका मतलब पृथ्वी समझ गया था कि उसे किसी के साथ की जरूरत नहीं है। अचानक पृथ्वी चौंक गया। उसने मन में कहा, क्या इन्होंने अभी अभी ये कहा क्या कि उन्हें गेट टुगेदर पसंद नहीं है, लेकिन इन्हें मिस सिंघानिया की चॉइस से इतना फर्क कब से पड़ने लगा? पहले तो उसका नाम लेने पर गुस्सा हो जाया करते थे। पृथ्वी ने महसूस किया कि आकर्ष का बर्ताव काफी बदल गया है, लेकिन ईधिका की तरफ से उसे ऐसा कुछ नहीं लगा। जल्द ही वो हॉस्पिटल पहुंच गए थे। आकर्ष जब कमरे के अंदर आया तो हमेशा की तरह उसके चेहरे के भाव सख्त थे, मानो वो कई सारे लोगों को एक साथ डांट कर आया हो। न्याऊ ने भी आकर आकर्ष के सामने पूंछ हिलाई, लेकिन आकर्ष ने कोई रिस्पांस नहीं दिया। ईधिका नजरें चुराकर उसे देख रही थी। ईधिका ने अपना काम जारी रखा। आखिर उसे जल्द से जल्द वसुधा के लिए दवाई बनानी थी ताकि उसे सब याद आ जाए। वही वसुधा ये सोच रही थी कि उसे किस तरह ईधिका और आकर्ष को करीब लाना चाहिए। आकर्ष फ्रेश होने के लिए बाथरूम में गया। इस बीच वसुधा ने पृथ्वी से धीमी आवाज में कहा, आज उसे मित्तल फैमिली के साथ काम करने में दिक्कत हुई होगी ना? शायद तभी वो इतना परेशान नजर आ रहा है। जब सामने राघव मित्तल जैसा इंसान हो तो परेशानी होनी ही है दादी। पता नहीं उस इंसान को दिक्कत क्या है, जो वो हमेशा सर के खिलाफ डिसीजन लेता है और हमेशा लड़ाई करने के मौके ढूंढता रहता है। उसका बस चले तो वो नक्श राजवंश को कंपनी का हेड बना दे, पृथ्वी ने जवाब दिया। पृथ्वी की बात सुनकर ईधिका ने उसकी तरफ घूरा। वो नक्श की बुराई वसुधा जी से कर रहा था, मानो वसुधा और नक्श का कोई रिश्ता ही ना हो। ईधिका को लगा कि वसुधा पृथ्वी को डांटेगी, लेकिन वसुधा ने उसे उल्टा ही कहा, मुझे नहीं लगता कि नक्श का मित्तल परिवार के साथ कोई रिश्ता होगा। उल्टा मित्तल परिवार को तो उनसे नफरत करनी चाहिए। अगर इस लड़के की माँ की जिंदगी खराब हुई तो नक्श के बाप की वजह से, वरना वो जैसे तैसे करके यहाँ रुकी जाती। वसुधा बिना किसी सोच विचार के हमेशा आकर्ष का ही साथ देती थी, चाहे वो कितना भी गलत क्यों ना हो। पृथ्वी ने चिढ़कर जवाब में कहा, अफसोस की बात है कि मित्तल फैमिली अपने सगे रिश्ते को भूलकर उन लोगों के साथ रिश्ते निभाने में लगी हुई है, जिनकी वजह से उनकी बहन की जिंदगी बर्बाद हुई थी। जिसे नफरत करनी चाहिए उनके साथ रिश्ते अच्छे से निभाए जा रहे हैं, और जो खुद का खून है उस पर गुस्सा दिखाया जा रहा है। ईधिका को लगा वो दोनों यहीं पर रुक जाएंगे, लेकिन वसुधा ने आगे कहा, सुबह क्या हुआ था? तुम लोग उस औरत की बेटी से मिलने के लिए गए थे ना?
उसने इस लड़के को देखकर बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं किया। क्या आखिर वो उसकी बहन का बेटा है? दादी, हम उनसे नहीं मिले, हमें अंदर ही नहीं जाने दिया गया। उनके गार्ड ने कहा कि पेशेंट की हालत ठीक नहीं है और हमें भेज दिया। पृथ्वी ने सिर हिलाकर जवाब दिया। तो क्या हुआ? कौन सा तुम दोनों जाकर उसके साथ में बातें करने वाले थे? बस एक बार देखना ही तो था। उन्होंने कभी अपनी तरफ से रिश्ते ठीक करने की कोशिश नहीं की और अब तुम लोग गए तो उन्होंने अपने कदम आगे नहीं बढ़ाए, वसुधा ने हल्के गुस्से में कहा। वसुधा बहुत ज्यादा सोच रही थी। पहले आकर्ष के साथ जो भी हुआ उसके लिए वो उसकी माँ को जिम्मेदार ठहरती थी, क्योंकि उसने 7 महीने में ही अपने डिलीवरी करवाई, जिससे आकर्ष कमजोर पैदा हुआ और उसने काफी कुछ सहन किया। बाद में जब राजवंश फैमिली के साथ आकर्ष के रिश्ते ठीक नहीं थे, तो वो चाहता था कि कम से कम मित्तल फैमिली या उसके नानी के साइड के किसी भी परिवार के साथ उसके रिश्ते अच्छे रहे, ताकि उनके जाने के बाद आकर्ष का कोई अपना इस दुनिया में रहे। पता नहीं उन लोगों की दिक्कत क्या है, वसुधा ने परेशान होकर कहा। ईदिका से उनकी परेशानी देखी नहीं गई। वो उठकर उनके पास गई और काफी प्यार से बोली, दादी, अगर आप कहो तो मैं दोनों फैमिली के बीच सुलह करवाने की कोशिश कर सकती हूँ। ईदिका ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि उसने कियारा की जान बचाई थी। वो मिस्टर एंड मिसेज मित्तल से मिल चुकी थी। उनका व्यवहार काफी अच्छा था। ईदिका को लगा कि अगर वो बात करके देखेगी तो शायद आकर्ष और मित्तल फैमिली के बीच के रिश्ते कुछ हद तक ठीक हो सकते हैं। आकर्ष बाथरूम से बाहर आ गया था। उसने ईदिका की बात सुनी तो वो सिर हिलाकर बोला, आप मित्तल फैमिली को जानती हैं, मिस सिंघानिया? हाँ, मैंने उनके ऊपर एक छोटा सा एहसान किया था। उनके मुताबिक ये एहसान है, लेकिन मैं बस एक हेल्प की थी, ईदिका ने जवाब में कहा। अचानक आकर्ष को कुछ एहसास हुआ। उसने ईदिका की आंखों में देखते हुए कहा, तो तुम वही हो जिसने उस फैमिली की बेटी की जान बचाई थी। आकर्ष तुरंत ही समझ गया था कि कियारा की जान बचाने वाली आयशा नहीं, बल्कि ईदिका थी। ईदिका हैरानी से आकर्ष की तरफ देखने लगी। उसने पूछा, आपको कैसे पता? मैंने इस बारे में किसी को नहीं बताया। आकर्ष उसकी बात का कोई जवाब देता, उससे पहले वसुधा बीच में बोल पड़ी, बहू, ये क्या वही इंसान है जिसके बारे में तुमने मुझे सुबह बताया था? हाँ, दादी वही है, ईदिका ने जवाब दिया। जब सुबह वो पुलिस स्टेशन गई थी और उसे आने में देर हो गई थी, तो वसुधा उससे काफी कुछ पूछ रही थी। तब उसने उसे सब कुछ शॉर्ट में बताया था। हैरानी की बात थी कि वसुधा को अब तक सारी बातें याद थी। ईदिका ने एक नज़र वसुधा के चेहरे की तरफ देखा। पिछले कई दिनों से उनकी तबीयत खराब नहीं हुई थी और अब वो स्वस्थ भी नजर आ रही थी। ईदिका ने अपने मन में कहा, दादी की रिकवरी रेट बढ़ रही है। यही सही वक्त है उन्हें वो दवाई देने का। मुझे जल्द से जल्द उस पर काम करना शुरू करना होगा। बस एक बार ये रिसर्च खत्म हो जाए। आकर्ष उनकी बातों को सुन रहा था। अचानक उसके चेहरे पर हल्की शरारती मुस्कुराहट आ गई। उसे सब समझ आ गया था कि कैसे आयशा ईदिका का नाम लेकर फायदा उठा रही थी। अगर बात ईदिका की नहीं होती तो आकर्ष को इस मैटर से कोई फर्क नहीं पड़ता। आकर्ष ने ईदिका की तरफ देखा और हल्के तरीके से कहा, मिस सिंघानिया, कल रात एक राजवंश एम्पायर और मित्तल एम्पायर का एक जॉइंट गेट टुगेदर है। डील होने की खुशी में पार्टी थ्रो की जा रही है। क्या आप मेरे साथ वहां चलना चाहेंगी? नहीं, ईदिका ने बिना सोचे समझे सीधे सीधे मना कर दिया। आकर्ष ने अपनी मुस्कुराहट छुपाते हुए कहा, थोड़ी देर पहले तो यहाँ दोनों फैमिलीज के बीच सुलह कराने की बातें कर रहा था। क्या अब आपको हमारे रिश्ते ठीक नहीं करने, मिस सिंघानिया? ईदिका ने जल्दी से नजरें उठाकर आकर्ष की तरफ देखा। उसकी आंखों में साफ नजर आ रहा था कि वो उसे परेशान करना चाह रहा है। ईदिका ने गहरी सांस ली और फिर आकर्ष का दिल रखने के लिए कहा, ठीक है, मैं चलूंगी आपके साथ। वहीं आकर्ष की बातें सुनकर वसुधा ने तुरंत पूछा, ये मैं क्या सुन रही हूँ, लड़के? तुम्हें तो मित्तल फैमिली पसंद नहीं थी, फिर तुम उनके साथ में पेच अप करने के बारे में कैसे सोच रहे हो? आकर्ष उनकी इस बात का जवाब नहीं देना चाहता था, क्योंकि उसे तो ईदिका की सच्चाई साबित करने के लिए उसे पार्टी में लेकर जाना था। उसने तुरंत टॉपिक बदलते हुए कहा,
अच्छा दादी, आज आपने लंच में क्या खाया था? मैंने इडली और सांभर खाया था। स्वीट डिश में मफिन्स थे, जिसके अंदर चीनी नहीं डाली गई थी, वसुधा ने जवाब दिया। वही पृथ्वी हैरानी से आकर्ष को देख रहा था। उसने कभी अपनी माँ के साथ रिश्ता जोड़ने का नहीं सोचा। यहाँ तक कि इस मीटिंग के दौरान भी राघव ने कई बार उसके साथ बात करने की कोशिश की थी, लेकिन आकर्ष ने उसे साफ यही कहा था कि उनके बीच में बिजनेस के अलावा और कोई रिश्ता नहीं बन सकता है। आकर्ष ईदिका को पार्टी में लेकर जा रहा था। ये थोड़ा हैरानी की बात थी। पृथ्वी ने अपने मन में कहा, जरूर सर मिस सिंघानिया के क्लोज आने के लिए ये सब कर रही हैं। खैर, ये भी अच्छा है। रात को डिनर के बाद हमेशा की तरह ईदिका म्याऊं को लेकर वॉक पर जाने लगी। वहीं पृथ्वी कुछ फाइल्स के साथ जा रहा था। वो दोनों लिफ्ट में एक साथ ही थे। अचानक पृथ्वी ने ईदिका से पूछा, अच्छा मिस सिंघानिया, आपको किस तरह के आदमी पसंद है? वो ये सब आकर्ष के लिए पूछ रहा था। हालांकि वो जानता था कि ईदिका के पहले से बॉयफ्रेंड है, लेकिन जब तक वो आकर्ष की पत्नी है तब तक ईदिका आकर्ष से अलग नहीं हो सकती थी। उसके हिसाब से अगर इस बीच आकर्ष ईदिका का दिल जीत लेगा तो वो हमेशा के लिए उसकी पत्नी बनकर रहेगी। उसका सवाल सुनकर ईदिका थोड़ा चौंक गई। उसने कभी प्यार जैसी फीलिंग को महसूस नहीं किया था। उसने खुद को इस फीलिंग से दूर रखने का डिसीजन दिया था। इसीलिए वो हर एक लड़के को मना करती रही। उसके हिसाब से अगर वो किसी के साथ प्यार में पड़ जाती तो शायद उसका करियर कभी नहीं बन पाता। पृथ्वी के पूछते ही ईदिका के दिमाग में सबसे पहले आकर्ष का हैंडसम चेहरा आया। वो आकर्ष के बारे में सोचते हुए खोए हुए स्वर में बोली, कम से कम 6 फीट लंबा तो होना ही चाहिए, हैंडसम, इंटेलिजेंट। उसकी आवाज अच्छी होनी चाहिए, आसपास के लोगों को समझता हो, कम बोलता हो और सबसे जरूरी वो दूसरों को डांटने में अच्छा हो। ईदिका का जवाब सुनकर पृथ्वी के चेहरे पर स्माइल आ गई। अनजाने में ही सही, लेकिन ईदिका जो फीचर्स बता रही थी वो आकर्ष के ही थे। तो क्या आकर्ष की तरह ईदिका भी उसे पसंद करने लगी थी? CH80 आकर्ष की एक्सप्लेनेशंस। ईदिका म्याऊं को घुमाने के लिए नीचे लेकर जा रही थी, तभी उसे पृथ्वी मिला। वो दोनों साथ में लिफ्ट में नीचे जाने लगे। अचानक पृथ्वी ने ईदिका से पूछा कि उसे किस तरह के लड़के पसंद हैं। ईदिका को प्यार वगैरह में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, उसे ये टाइम वेस्ट करना लगता था। फिर भी पृथ्वी के पूछने पर ईदिका के दिमाग में सबसे पहले आकर्ष का चेहरा आया। खोए हुए शब्दों में ईदिका ने आकर्ष के फीचर्स को अपने आइडियल ड्रीम मैन की फीचर्स बताए। जब ईदिका को एहसास हुआ कि उसने आकर्ष के बारे में बात की है, ऊपर से पृथ्वी के चेहरे पर हल्की सी स्माइल भी थी, तो ईदिका ने तुरंत बात बदलते हुए कहा, मुझे इस तरह के लड़के बिल्कुल पसंद नहीं हैं। मुझे वो लड़के अच्छे लगते हैं जो फ्रेंडली नेचर के हों, जोक्स सुनाते हों, हंसते रहें, खुद भी खुश रहें और अपने आसपास के लोगों को भी खुश रखें। ईदिका के बताते ही पृथ्वी का मुंह बन गया। एक हंसते रहने वाला, चुटकुले सुनाने वाला आदमी तो उसका बॉस कभी नहीं हो सकता था। वो तो एक सख्त मिजाज वाला आदमी था जो लोगों को डांटता रहता था। पृथ्वी के चेहरे के एक्सप्रेशन बदले हुए देखकर ईदिका ने राहत की सांस ली, पर उसके गाल लाल होने लगे थे। लिफ्ट के रुकते ही उसने जल्दी से म्याऊं को अपनी गोद में उठाया और बाहर जाने लगी। पृथ्वी ने आह भरी, क्योंकि यहाँ आकर्ष के लिए कोई उम्मीद नहीं थी। उसके आसपास आकर्ष नहीं था, ये सोचकर उसने राहत की सांस ली। लेकिन जैसे ही पृथ्वी पलटा, उसने देखा कि पीछे आकर्ष खड़ा था। पृथ्वी जल्दी से उसके पास गया और हड़बड़ा कर बोला, सर आपको नहीं लगता कि आपको मुस्कुराते रहना चाहिए? तुम आजकल कुछ ज्यादा ही बातें करने लगे हो। आकर्ष ने उसे घूरते हुए कहा। उसे डांटने के बाद आकर्ष बाहर की तरफ निकल गया। थोड़ी दूर आगे चलने पर उसको ईदिका दिखाई दी। पृथ्वी के कहे मुताबिक ना जाने क्यों आकर्ष ने ईदिका को देखकर मुस्कुराहट दी। वही ईदिका ने आकर्ष को मुस्कुराते हुए देखा तो वो हैरानी से बोली, मिस्टर राजवंश, आपकी तबीयत तो ठीक है ना?
वो बातों ही बातों में आकर्ष को परेशान करना चाह रही थी तो आकर्ष का तुरंत मुंह बन गया। पहले की तरह उसके चेहरे के भाव सख्त हो गए थे। आकर्ष ने तुरंत वहां आने की सफाई देते हुए कहा, वो दादी ने मुझे कहा था कि मैं आपके साथ इस कुत्ते को टहलाने के लिए जाऊं। आकर्ष ने फिर से वसुधा का नाम लेकर अपने वहां आने की एक्सप्लेनेशन दी, जिसे देखकर ईधिका के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। ईधिका आकर्ष से बात करने लगी थी, इस वजह से उसका ध्यान म्याऊं पर से हट गया था। अचानक वो ईधिका के हाथ से छुटकर आगे की तरफ दौड़ने लगा। ईधिका उसके पीछे पीछे चल रही थी और आकर्ष उसके साथ आ रहा था। बाहर थोड़ी ठंड पड़ने लगी थी, जबकि ईधिका ने नॉर्मल सा पतला लूज शर्ट पहना था। उसे ठंड महसूस हुई तो वो अपने हाथों से अपनी बाजुओं को सहलाने लगी। ईधिका म्याऊं को लेकर वापस कमरे में जाने का सोच रही थी, तभी उसे अपने कंधे पर कुछ महसूस हुआ। आकर्ष ने अपना ब्लेजर निकालकर ईधिका के कंधों पर सेट कर दिया था। ईधिका ने आकर्ष की तरफ देखा तो वो सिर्फ शर्ट पहने हुए था। ईधिका ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखकर धीरे से कहा, थैंक यू सो मच। आकर्ष ने सिर हिलाकर कहा, कोई बात नहीं। अगर आप बीमार पड़ जाती तो आपकी वजह से दादी को भी वायरल हो जाता। उसकी ये सफाई सुनकर ईधिका खुद को हंसने से रोक नहीं सकी। उसने अपने मन में कहा, ये कितना रूड है, सीधे सीधे बोल नहीं सकता क्या कि इसे मेरी परवाह है। ईधिका और आकर्ष साथ में चल रहे थे, तभी उन्हें पीछे से एक आवाज सुनाई थी, मिस्टर राजवंश। ईधिका और आकर्ष ने पलट कर देखा तो पीछे राघव खड़ा था। उसकी तरफ देखकर आकर्ष ने ईधिका से कहा, तुम यहीं रुको, मैं आता हूं। इतना कहकर आकर्ष राघव के पास जाकर बोला, क्या हुआ? मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। राघव ने ईधिका की तरफ देखकर कहा, जिसे वो नफरत भरी निगाहों से घूर रहा था। राघव बहुत ज्यादा गुस्से में था। अभी जब वो ऊपर गया तो लोग कियारा के बारे में बातें कर रहे थे। उन्होंने बताया कि जब कियारा ने पहली बार किसी से मदद मांगी तो उसने यही कहा कि उस जैसी प्यार में पागल लड़की को मर जाना चाहिए। शायद इसी वजह से उसने सर्जरी होने के बावजूद अपने जीने की इच्छा खो दी थी। ये सब ईधिका की वजह से हो रहा था, ये सोचकर राघव को गुस्सा आने लगा। आकर्ष जब राघव के पास गया तो राघव ने सीधे सीधे पूछा, इस वाली मिस सिंघानिया के साथ आपका क्या रिश्ता है? आकर्ष ने सख्ती से उसकी तरफ देखकर कहा, मिस्टर मित्तल, इस बात का आपसे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। राघव ने गहरी सांस लेकर कहा, देखो तुम इस सच को बदल नहीं सकते हो कि हमारे बीच एक रिश्ता है। तुम मेरे मासी के बेटे हो, तो मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहता हूँ। ये लड़की बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, तुम्हें इससे दूर रहना चाहिए। हम दोनों फैमिलीज के बीच कोई रिश्ता नहीं है मिस्टर मित्तल। तो बेहतर होगा कि आप मेरे पर्सनल मैटर से दूर रहें। आकर्ष ने काफी रूडली जवाब दिया। तुम्हें अपनी आंखें खोलकर देखने की जरूरत है, वरना तुम बहुत पछताओगे। राघव ने गुस्से में जवाब दिया। आकर्ष के चेहरे पर ना दिखने वाली हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और वो भौहें उठाकर बोला, अगर किसी को आंखें खोलकर देखने की जरूरत है तो वो तुम हो। रही बात पछताने की तो वो मैं नहीं, तुम पछताने वाले हो। आकर्ष ने सीधे तौर पर नहीं कहा, पर वो इनडायरेक्टली राघव का मजाक बना रहा था, क्योंकि वो आयशा से बेवकूफ बन गया था। मतलब क्या है तुम्हारे कहने का? राघव ने चौंकते हुए पूछा। आकर्ष ने जानबूझकर उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और वहां से जाने लगा। तभी राघव ने चिढ़ते हुए पीछे से तेज आवाज में कहा, तुम इतने अजीब कैसे हो सकते हो आकर्ष? तुम। अचानक राघव बोलते हुए रुक गया और उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी, क्योंकि आकर्ष ने उसकी तरफ देखा। गुस्से से इस वक्त उसके चेहरे के भाव सर्द हो रहे थे। राघव अपनी बात पूरी करता उससे पहले आकर्ष ने उसे घूरते हुए कोल्ड वॉइस में कहा, हमारे बीच बिजनेस रिलेशंस है मिस्टर मित्तल, और आपने अपनी लिमिट क्रॉस की है। आगे से अपनी फ्री की एडवाइस अपने पास ही रखिएगा।
इतना कहकर आकर्ष वापस ईधिका के पास जाने लगा। पिछले दिनों जब राघव आकर्ष से मिला था तब उसे यही लगता था कि उसने लोगों से गलत सुना था। सब यही कहते थे कि आकर्ष काफी एग्रेसिव और गुस्से वाला इंसान है। वो काफी घमंडी भी है, लेकिन आज आकर्ष का ये रूप देखकर राघव को एहसास हो गया कि लोग गलत नहीं कह रहे थे। आकर्ष एक ऐसा इंसान था जिसके करीब जाकर भी कोई उसे नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। राघव एकटक आकर्ष को देख रहा था। उसने देखा कि ईधिका के पास जाते ही उसके चेहरे के भाव पहले की तरह बिल्कुल सामान्य हो गए थे। वही ईधिका आकर्ष का जैकेट पहने हुए थी। उसे अब गर्मी का एहसास होने लगा था और उस जैकेट में से आकर्ष की हल्की खुशबू भी आ रही थी। उसे हमेशा से आकर्ष के परफ्यूम की स्मेल पसंद थी। ईधिका वहां खड़ी थी, तभी आकर्ष आया। उसने म्याऊ को अपनी गोद में उठाया और बोला, चलो ऊपर चलते हैं। ईधिका ने उसकी बात पर हामी भरी और फिर दोनों ऊपर चले गए। अगली सुबह हमेशा की तरह आकर्ष काम पर चला गया तो वही ईधिका हॉस्पिटल में वसुधा के साथ कमरे में थी। वो अल्जाइमर के लिए मेडिसिन डेवलप करने के लिए रिसर्च कर रही थी। उसकी रिसर्च पूरी होते ही उसने बायो फार्मास्यूटिकल्स को एक मेल किया और फिर खड़ी होकर पानी पिया। उसके बाद ईधिका रिलैक्स करने के लिए बैठी, तभी उसे कियारा का मैसेज रिसीव हुआ। उसने लिखा था, मिस सिंघानिया, क्या आज रात आपके पास टाइम है? मुझे आपसे मिलना है। अच्छा, मैं राजवंश एम्पायर और मित्तल एम्पायर के बीच हो रहे गेट टुगेदर अटेंड करने के लिए जा रही हूँ। ईधिका ने जवाब में लिखा। ईधिका ने उसे जवाब दिया ही था कि तभी उसके पास दिशांक का कॉल आया। दिशांक गुस्से में लग रहा था। वो कॉल पर बोला, मैम, हमें नए प्रोजेक्ट में काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। क्या हुआ? सब कुछ ठीक ही तो चल रहा था। ईधिका ने पूछा। हम अपने हाइड्रोजन फ्यूल के रॉ मटेरियल्स मित्तल इंडस्ट्रीज से खरीदते हैं। अचानक उन्होंने हमें रॉ मटेरियल बेचने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि उनके पास हमारे लिए मटेरियल अवेलेबल नहीं है। मैं कहीं और से भी ऑर्डर करके मंगवा सकता हूँ, लेकिन उसे आने में टाइम लगेगा। हमें कुछ कमिटमेंट्स भी पूरे करने हैं। दिशांक ने एक सांस में सारी प्रॉब्लम को ईधिका के सामने रख दिया था। हमारा रॉ मटेरियल दिल्ली के मित्तल इंडस्ट्रीज से आता है, ईधिका ने भौहें चढ़ाकर पूछा। कंपनी की सारी जिम्मेदारी दिशांक के ऊपर ही थी। बस वो टेक्निकल इश्यूज को संभालती थी। ऐसे में उसे नहीं पता था कि उनकी कंपनी के लिए रॉ मटेरियल मित्तल इंडस्ट्रीज से आता होगा। दिशांक ने गहरी सांस लेकर कहा, हाँ, उन्हीं से खरीदते हैं। मैंने उनके मैनेजर से बात की थी, तब पता चला कि वो हमारे अलावा इतना बल्क में किसी को इतना मटेरियल नहीं देते हैं। उसने कहा कि ऊपर से स्ट्रिक्ट ऑर्डर मिले हैं कि हमें रॉ मटेरियल ना बेचा जाए। ठीक है, मैं इस मामले में कुछ करती हूँ, ईधिका ने जवाब दिया और कॉल कट कर दिया था। फोन रखने के बाद में ईधिका ने डायरेक्ट कियारा के मॉम डैड से बात करने का फैसला किया। वो नहीं चाहती थी कि उनके बीच कोई गलतफहमियां हो, इसलिए वो सीधे जाकर उनसे पूछना चाहती थी। ईधिका कियारा के रूम की तरफ जा रही थी, तभी उसे सामने से राघव आता हुआ दिखाई दिया। राघव को देखते ही ईधिका ने कहा, हेलो मिस्टर मित्तल। राघव रुका और उसने गुस्से से ईधिका की तरफ देखा। ईधिका ने राघव के पास जाकर काफी आराम से कहा, मैं डॉक्टर मर्चेंट हूँ। हमारी कंपनी अपने हाइड्रोजन फ्यूल के सारे रॉ मटेरियल्स आपकी इंडस्ट्री से खरीदती है। अचानक मुझे पता चला कि उन्होंने हमें सामान बेचने से मना कर दिया है। क्या आपको किसी तरह की गलतफहमी हुई है, मिस्टर मित्तल? कोई गलतफहमी नहीं हुई है, राघव ने बेरुखी से जवाब दिया। वो कुछ पल रुका और सख्त आवाज में बोला, मैंने उन्हें ऑर्डर दिए हैं कि आगे से आपकी कंपनी को कोई सामान ना बेचा जाए। और वो क्यों? ईधिका ने हैरानी से पूछा। ओ रियली, मिस सिंघानिया? कितनी इनोसेंट बन रही है ना आप?
भूल गई है क्या आपने कितना कुछ कहा था मेरी बहन को? राघव ने अपना गुस्सा निकालते हुए कहा। ईदिका को समझ नहीं आया कि आखिर उसने कियारा से कह क्या दिया था, जिसकी वजह से राघव इतना गुस्सा हो गया था। ईदिका को कुछ याद नहीं आ रहा था। कियारा तो उससे काफी हंसकर मिलती थी और जब भी वो वापस जाती थी तो उससे यही कहती थी कि जल्द ही उससे मिलने के लिए आना। ईदिका ने गहरी सांस लेकर कहा, देखिए, मैंने कियारा को कुछ भी ऐसा वैसा नहीं कहा है। आप चाहो तो उससे बात कर सकते हो। मुझे नहीं पता था कि कियारा की हेल्प करने के बाद आप इतने ज्यादा एहसान फरामोश निकलेंगे कि मेरी कंपनी पर अपना गुस्सा उतारेंगे। ईदिका किस मदद की बात कर रही थी, पहले राघव को समझ नहीं आया। बाद में उसे लगा कि ईदिका पुलिस स्टेशन में गवाही देने को उनकी मदद बता रही थी। राघव ने आगे कहा, मिस सिंघानिया, पुलिस की मदद करना हर एक सिविलियन का फर्ज होता है। इसमें आपने हमारी कोई मदद नहीं की है और एक मामूली सी मदद के लिए तुम यहाँ मुझसे लड़ने के लिए आई हो? ओके, तो आपको वो सब मामूली सा लगता है तो आपका कुछ नहीं हो सकता। ईदिका ने गुस्से में जवाब दिया। हालांकि वो काफी शांत रहती थी, लेकिन राघव के बेवजह गुस्सा करने पर उसे भी गुस्सा आने लगा। तुम्हें जो कहना है कहो, लेकिन आगे से तुम्हारी कंपनी को मित्तल इंडस्ट्रीज की तरफ से कोई रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा। राघव ने अपना आखिरी फैसला सुनाते हुए कहा। पहले दिन जब ईदिका राघव से मिली थी तो उसे यही लगा था कि वो एक अच्छा इंसान है। उसकी बहन के इतना सब कुछ करने के बाद भी उसे लेने के लिए तुरंत आ गया था। लेकिन आज उसे वो एक घमंडी और बेवजह गुस्सा करने वाले इंसान के अलावा और कुछ नहीं लगा। ईदिका उसे कुछ कहती उससे पहले राघव कियारा के कमरे में चला गया था। ईदिका को इस वक्त इतना गुस्सा आ रहा था कि उसे कुछ नहीं दिखाई दिया। वो अपने मन में बोली, भाड़ में जाए सब, मिस्टर राजवंश बिल्कुल ठीक कहते हैं, कुछ लोग रिश्ते निभाने के लायक ही नहीं होते। मैं मिस्टर और मिसेस मित्तल से कोई बात नहीं करने वाली, सेल्फिश कहीं के। ईदिका गुस्से में वापस से वसुधा के कमरे में आ गई। जल्द ही शाम भी हो गई थी, जहां ईदिका को आकर्ष के साथ पार्टी के लिए निकलना था। पार्टी काफी ग्रैंड थी, क्योंकि डील भी बहुत बड़ी हुई थी। उस पार्टी में राजवंश एम्पायर और मित्तल एम्पायर के एम्प्लॉयज से लेकर बाकी बिजनेसमैन शामिल हुए थे। यहाँ तक कि कुछ एम्प्लॉयज तो दिल्ली से भी पार्टी अटेंड करने के लिए आए थे। वहीं कियारा के हॉस्पिटल रूम में कियारा व्हील चेयर पर थी और पार्टी के लिए तैयार हो गई थी। उसने एक सिंपल बॉटल ग्रीन कलर का ड्रेस पहना हुआ था। बीमार होने की वजह से उसके लुक को काफी सिंपल रखा गया था। चेहरे पर हल्का सा मेकअप और बालों को स्ट्रेट करके सिंपल सेट किया हुआ था। कियारा को तैयार हुआ देखकर नैना ने कहा, तुम्हें तो गेट टुगेदर्स पसंद नहीं है, फिर तुम वहां जाने के लिए इतनी एक्साइटेड क्यों हो रही हो? देखो, अगर तुम्हें ये लग रहा है कि हम सब के जाने के बाद तुम अकेली रह जाओगी, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचो। कोई जबरदस्ती नहीं है, मैं तुम्हारे साथ यहाँ रुक जाऊंगी। कियारा का चेहरा उतरा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि वो काफी उदास है। उसने धीमी आवाज में कहा, पता नहीं मिस सिंघानिया को क्या हो गया। सुबह वो मुझसे मिलने आने वाली थी, लेकिन मुझसे मिलने नहीं आई। ऊपर से मेरे मैसेज का जवाब भी नहीं दे रही। ऐसा लग रहा है जैसे वो मुझे इग्नोर कर रही हो। वो आज पार्टी में जाने वाली है, तो मैं उनसे बात करना चाहती हूँ। कियारा की इच्छा का सबने सम्मान किया और उसे पार्टी में जाने के लिए हाँ कह दी थी। राघव उसकी व्हील चेयर के साथ नीचे पार्किंग एरिया में पहुंच गया। जैसे ही वो लोग वहां गए तो उन्होंने देखा आकर्ष की गाड़ी वहां थी। आकर्ष और ईदिका गाड़ी में बैठ रहे थे। कियारा ने ईदिका को देख लिया था। वो एक्साइटेड होकर बोली, मिस सिंघानिया उस गाड़ी में है। उन्हें बोलो मुझसे बात करने के लिए, जल्दी जाओ।